कवर्धा में यूथ कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच का विरोध मारपीट तक जा पहुंचा है। आरोप यह लग रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ने गाली गलौज और मारपीट की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार कवर्धा पहुंचे, लेकिन कांग्रेसियों ने इसका विरोध कर दिया। राहुल टिकरिया पर महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान काफिले से उतरकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ने गाली दी, मारपीट की। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कि उनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि दीपक बैज को अपने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना चाहिए। युवा कांग्रेस को तो बैज जी आपको संभाल के रखना चाहिए। जनता ने आपको ठुकरा दिया है, पार्टी को संभालिए और चिंता उसकी कीजिए। दरअसल राहुल टिकरिया का एक ऑडियो वायरल हुआ था और इसी के आधार पर कांग्रेस उन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। मीटिंग में धान खरीदी को लेकर तारीखों का ऐलान भी किया गया। नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। इस बार बारिश अच्छी हुई है, अनुमान है कि पैदावार भी अधिक होगी। सरकार का दावा है कि धान खरीदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। एक बार ये ख्याल आ सकता है कि अभी तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो फिर इस वक्त टीएस सिंहदेव ने ऐसा क्यों कहा, ये रिपोर्ट देखिए आप। साल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तब भी आखिरी के 2.5 साल तक रह रहकर ये खबरें आती थी कि टीएस सिंहदेव कभी भी सीएम बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भूपेश बघेल पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब चुनाव को 4 महीने रह गए थे, तब टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है और वो कह रहे हैं कि सीएम पद के लिए तब भी उनका नाम चला था, लेकिन वो बन नहीं पाए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। जिम्मेदारी कोई भी मिले तो आदमी नकार थोड़ा न करेगा। 2.5 साल के फॉर्मूले को भूपेश बघेल हमेशा से नकारते आए हैं, लेकिन तब मीडिया में ये बातें आई थी कि दोनों नेताओं के बीच ये समझौता हुआ था। खैर, तब वो हो नहीं सका। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से सिंहदेव ने बयान देकर कोई संदेश देने की कोशिश तो नहीं की है। इधर कांग्रेस संगठन में नए सिरे से सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मंथन शुरू हो गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने फिर से कांग्रेस की गुटबाजी को सबके सामने ला दिया है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से आ रही खबरें पार्टी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं हैं। एक तरफ रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने खास को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो चिरमिरी के खड़गवां में ऑब्जर्वर के सामने हंगामा हो गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नारे लगाने को लेकर यहाँ विवाद हुआ। हंगामे का वीडियो भी सामने आ चुका है। इधर बेमेतरा के कुर्रा में बैठक के बीच महिला नेत्री से विवाद हुआ। कांग्रेस नेता पर धक्का मुक्की और अभद्रता का आरोप है। महिला कांग्रेस की ब्लॉक उपाध्यक्ष ने थाने में जाकर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इधर दीपक बैज कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के अभियान से घबरा गई है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि किसी को पर्ची दे दे, मुख्यमंत्री बना दे। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को अधिकार दिया है कि अपने पसंद से जिला अध्यक्ष चुन सके।
लेकिन तस्वीरें तो दीपक बैज के दावे से उलट हैं और अगर हालात ऐसे रहे तो फिर 2028 में कांग्रेस की परेशानी और बढ़ेगी, ये बात तो तय है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन को मॉडर्न लुक देने के लिए रेलवे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन स्टेशन में बुनियादी सुविधाओं पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में इस वक्त कुल 4 एस्केलेटर लगे हैं, जिसमें 2 पुराने हैं, 2 नए। इनमें से 3 एस्केलेटर अभी बंद हैं और केवल 1 पुराना वाला चालू है। लिफ्ट भी केवल एक ही है, वो भी आए दिन बंद हो जाती है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा नहीं होने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है। एलिवेटर और लिफ्ट ज़्यादातर बंद रहती हैं, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, अब इतना सारा सामान है, साथ में बच्चा भी है, संभाल लेके बच्चों को लेना पड़ता है, कभी आते हैं तो बंद ही रहती है। रेलवे कह रहा है कि मेंटेनेंस का काम जिस ठेका कंपनी को दिया गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, नई कंपनी के साथ अनुबंध किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है, एस्केलेटर्स और लिफ्ट जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो उनको बदलने का, उनको अपग्रेड करने का उस दिशा में भी कार्य चल रहा है। राजधानी के रेलवे स्टेशन का मौजूदा हाल वाकई चिंता का विषय तो है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन 1 नवंबर को होने जा रहा है। नया विधानसभा कितना तैयार हो चुका है, इसका जायजा लेने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह नए भवन पहुंचे। छत्तीसगढ़ के इसी नए विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने इसका जायजा लेकर अफसरों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। डॉक्टर रमन सिंह के साथ लोक निर्माण विभाग और विधानसभा के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1 नवंबर को इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन 52 एकड़ में बनाया जा रहा है। नए भवन के सदन में एक साथ 200 लोगों के बैठने की सुविधा है। साथ ही विधानसभा भवन के ऑडिटोरियम में 500 लोग बैठ सकते हैं। नए परिसर में 700 कार पार्किंग की भी सुविधा है। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर युवाओं को मौका और मंच भी मिलेगा। सरगुजा ओलंपिक को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ी को तलाशने और तराशने की जरूरत है। इसलिए साय सरकार ने सरगुजा ओलंपिक के आयोजन का फैसला लिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें तलाशने का, तराशने का। सरगुजा ओलंपिक कराने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अवसर मिले, अपनी पहचान बनाएं। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि सरगुजा के पारंपरिक खेलों को प्लेटफॉर्म मिले और सरगुजा के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले। इस ओलंपिक में लंबी कूद, ऊंची कूद, तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कराटे, वॉलीबॉल, रस्साकसी समेत कई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। बिलासपुर में एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ 70 साल के बुजुर्ग और 30 साल की युवती ने धूमधाम से लव मैरिज की है और मोहल्ले वाले भी इस जश्न में थिरके हैं। विधि विधान के साथ 7 फेरे लेकर दोनों ने अपने प्यार को नई पहचान दी है। यह मामला सरकंडा के चिंगराजपारा अटल आवास क्षेत्र का है, जहां 70 साल के दादूराम गंधर्व अपना दिल मोहल्ले में ही रहने वाली 30 साल की युवती पर हार बैठे। युवती ने भी इस प्यार को एक्सेप्ट किया, प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने शादी करके साथ जीवन बिताने का फैसला लिया। दोनों ने पूरे विधि विधान के साथ शादी की। मोहल्ले के शिव मंदिर में भगवान को साक्षी मानते हुए दोनों ने 7 फेरे लिए। वरमाला सिंदूर के साथ शादी की सभी रस्में अदा की गई। इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि बिना किसी के विरोध के पूरे मोहल्ले ने दोनों की खुशी में शामिल होकर इस रिश्ते को शुभकामनाएं दी।
इस अजब गजब प्रेम विवाह के साक्षी भी बने। बकायदा बाजे गाजे के साथ नाच गाकर मोहल्ले के लोग शादी में शरीक हुए। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से जो तस्वीर सामने आई है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 13 साल की बच्ची की सांसें झोला छाप डॉक्टर और सिस्टम की वजह से थम गई। मरवाही ब्लॉक के सिलपहरी गांव में 13 साल की एक बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन हालात ज्यादा खराब देख डॉक्टर बच्ची को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। परिजन बच्ची को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बच्ची की सांसें थम चुकी थी। हम लोगों ने तुरंत टीम को रवाना किया और पता करने के लिए उस गांव में झोला छाप डॉक्टर इलाज करा रहा था, लेकिन भाग गया। पता ही नहीं चला, उसका क्लिनिक नहीं है, घूम घूम के इलाज करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी टीम जो तीनों बीएमओ के अंतर्गत हर ब्लॉक में घूम घूम जांच करके एसडीएम साहब के निर्देशन में काम करती रहती है। अभी तक हम लोगों ने जिले में 9 झोला छाप डॉक्टरों को कार्रवाई की है, सीलबंद किया है। सीएमएचओ साहब बच्ची की मौत का जिम्मेदार झोला छाप डॉक्टर को बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर झोला छाप डॉक्टर गांव में कर क्या रहे। सरगुजा में मरीज अपना इलाज जान को खतरे में डालकर कराने को मजबूर है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल खुद खतरे में है, क्योंकि यहां की छत से लेकर बिल्डिंग की हर दीवार जर्जर हो चुकी है। देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल भवन की हालत इतनी खस्ता है कि यहां कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। अस्पताल प्रबंधन ने शासन को 2 साल में सैकड़ों बार लेटर लिखे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। शासन को लगातार पत्र भेजते रहे हैं, समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं। बारिश के समय लगातार जो है पानी नीचे वार्ड में चला जाता है और एक बार शेड लग जाता तो उसको हम रोक पाते पानी को, जिसके लिए उनने बजट में प्रावधान कर दिया। टेंडर तो करा देते, काम तो चालू करा देते। एक अच्छा निर्णय हुआ कि बजट का एलोकेशन हो गया। इसमें से ज्यादा राशि तो पुराने काम की बकाया की थी। जहां मरीजों को इलाज होता हो, अगर वो खुद ही बीमार हो जाए तो इसका इलाज कौन करेगा? सरकार, सिस्टम या खुद इलाज कराने पहुंचे मरीज? बैतूल की मुल्ताई में 2 पक्षों के बीच बाइक और टक्कर को लेकर, यानी बाइक की टक्कर को लेकर शुरू हुआ विवाद, मारपीट और बड़े बवाल तक पहुंच गया, जिसके बाद मामला गर्मा गया। बैतूल के मुल्ताई में मामूली सी बात को लेकर 2 समुदाय भिड़ गए। इस विवाद में आरएसएस के प्रचारक के साथ मारपीट भी हुई। इसके बाद कई इलाकों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ भी की गई। देर रात हालात तनावपूर्ण बन गए। हालात को काबू में करने के लिए पूरे मुल्ताई में फोर्स तैनात किया गया। हिंदू संगठन के लोगों ने करीब 2 घंटे तक मुल्ताई थाने का घेराव किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसपे एसपी साहब और हमने तत्काल रश करने के बाद में स्थिति को हम लोगों ने संभाला। दोनों पक्षों से बात करी है और बात करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। तो 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल। क्षेत्र में और जिले में एकदम शांति है। इधर सुबह है, जुमे की नमाज के बाद भी अनाउंसमेंट की गई कि नमाज के बाद कहीं भी एकत्रित होने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने सभी नमाजियों को सीधे घर जाने की हिदायत दी। एमपी में करवा चौथ को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने अपील की है कि सनातन धर्म के लोग जिहादियों के हाथों से मेहंदी ना लगाएं। एमपी में गरबा जिहाद, लव जिहाद के बाद मेहंदी जिहाद की एंट्री हो गई है। हिंदू संगठनों की अपील है कि जिहादियों के हाथ से मेहंदी न लगवाएं। साथ ही कोई भी व्यापार सनातनी से ही करें और सनातनियों के साथ ही हिंदू त्योहार मनाएं। सनातन धर्मी के हाथ में अगर आपकी कलाई होगी तो वो सनातन धर्मी जो है बहन की दृष्टि से आपकी कलाई को पकड़ेगा, लेकिन अगर जिहादी के हाथ में आप अपनी कलाई पकड़ाएंगी तो वो पैसा भी जिहाद में जाएगा और हो सकता है आपकी कलाई पकड़ने में वो उसकी बदनीयती भी शामिल हो। इस अपील को बीजेपी का समर्थन है तो कांग्रेस इसे नफरत की राजनीति बता रही है। वो लगाने वाली जो बहन है वो सनातन विचार की है कि नहीं है, ये देखना भी जरूरी हो जाता है।
लोगों से, गरीबों से, वंचित वर्ग के लोगों से, दलितों से, आदिवासियों से, सभी से नफरत करना सिखाया जा रहा है। यानी सावन के बाद गरबा और गरबे के बाद करवा चौथ तक ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत के मामले में दवा कंपनी के मालिक को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान दवा कंपनी के मालिक पर हमले की कोशिश भी हुई। जिस कंपनी की जहरीली कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत हो गई, कोर्ट ने इस मामले में दवा कंपनी के मालिक को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में पेश करने के दौरान उन पर हमले की कोशिश भी हुई। दरअसल रंगनाथन की कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल में बनी कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुना में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ बच्चों का नागपुर में इलाज जारी है। इधर जिस डॉक्टर ने इस कंपनी का कफ सिरप पीने की सलाह दी थी, उसे निलंबित कर दिया गया है। इसके विरोध में आईएमए के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निलंबित डॉक्टर प्रवीण सोनी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इधर प्रशासन ने भी आदेश जारी किया है कि मेडिकल दुकानों में 4 साल से कम के बच्चों के लिए कफ सिरप न दी जाए और बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी दवाई न मिले। अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर ग्वालियर में विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं और इसी बीच कई संगठन 15 अक्टूबर को ग्वालियर में बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालियर में इसी आंदोलन को रोकने के लिए आज प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें ब्राह्मण, दलित समाज के लोगों को साफ साफ नसीहत दी गई कि किसी भी सूरत में 15 अक्टूबर को कोई आंदोलन नहीं होगा। एसपी ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, उन पर चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। हमने ऐसे सभी सोशल मीडिया पोस्ट को लिस्टेड किया है। इसमें 50 से ज़्यादा लोगों को हमने वैधानिक नोटिस जारी किए हैं। उनसे पूछा है कि ये आपत्तिजनक पोस्ट आपके द्वारा पोस्ट की गई है, आपके हैंडल से पोस्ट की गई है, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। इन नोटिस के आधार पे हम आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से शुरू हुआ, जिसके बाद अब दूसरे पक्ष की मांग है कि अंबेडकर की मूर्ति की जगह BN राव की मूर्ति स्थापित की जाए। बीस मिनट 20 खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।